नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे सवाल को डिकोड किया जाएगा जो अक्सर चर्चा के केंद्र में रहता है। एक प्रमुख स्रोत के नजरिए से हम ये समझेंगे कि लगातार उकसावे के बावजूद आखिर भारत पाकिस्तान के साथ एक पूर्ण युद्ध से क्यों बचता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और उन रणनीतिक और भू राजनीतिक कारणों को समझते हैं जो इस बहुत ही जटिल फैसले के पीछे काम करते हैं। इस विश्लेषण का रोडमैप कुछ इस तरह होगा। हम प्रॉक्सी वॉर की समस्या से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि जवाबी कार्रवाई कैसे विकसित हुई है, बालाकोट पैराडाइम क्या है, सटीक और एआई युद्ध के मायने क्या हैं, आज की बहुध्रुवीय वास्तविकता कैसे असर डालती है, और अंत में समझेंगे युद्ध की असली कीमत। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, प्रॉक्सी वॉर की समस्या, यानी इस असम्मित संघर्ष की असल जड़ें कहाँ हैं। यहाँ सबसे पहला और आम सवाल यही उठता है कि पूर्ण युद्ध से क्यों बचा जाए। स्रोत इसी सार्वजनिक कुंठा को एड्रेस करता है कि जब सीमा पार से बार बार उकसाया जा रहा है तो बस सीधे युद्ध की घोषणा क्यों नहीं कर दी जाती। इसे समझने के लिए प्राथमिकताओं पर गौर करना होगा। स्रोत इस संयम को एक बहुत ही दिलचस्प और स्पष्ट अंतर से समझाता है। एक तरफ है चांद पर रॉकेट भेजना, वैज्ञानिक प्रगति करना और विकास की राह पर चलना, और दूसरी तरफ है एक विनाशकारी युद्ध में उलझ जाना। स्रोत का एक सटीक उदाहरण है कि जब लक्ष्य मंगल और चांद तक पहुंचना हो तो व्यर्थ के संघर्षों में उलझकर अपनी प्रगति पर ब्रेक नहीं लगाया जा सकता। युद्ध एक बहुत बड़ा भटकाव है। लेकिन फिर ये प्रॉक्सी वॉर लगातार चल क्यों रहा है। स्रोत के मुताबिक समस्या की जड़ पड़ोसी देश के आंतरिक हालात में है। सोचिए, जहां वैज्ञानिक शिक्षा की कमी हो, बेतहाशा बेरोजगारी हो और विडंबना देखिए कि आटे जैसे बुनियादी संसाधनों के लिए भी संघर्ष चल रहा हो, वहां खाली बैठे युवाओं के लिए आतंकवाद एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बिजनेस बन जाता है। यही वो वजह है जिससे इस प्रॉक्सी वॉर को लगातार ईंधन मिलता रहता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जवाबी कार्रवाई का विकास, यानी बात कूटनीति से लेकर सीधी कार्रवाई तक कैसे पहुंची। स्रोत यहाँ एक टाइमलाइन के जरिए जवाबी रणनीति में आए बदलाव को मैप करता है। ये सफ़र 2008 की कूटनीतिक प्रतिक्रिया से शुरू होता है, 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक तक पहुंचता है और फिर 2019 में गहरी एयर स्ट्राइक का रूप ले लेता है। इस डेटा पर नज़र डालें तो पैटर्न बिल्कुल साफ हो जाता है। 2008 के मुंबई हमलों में जब 175 नागरिकों की जान गई, तब स्रोत के अनुसार भारत ने कूटनीतिक रास्ता चुना और दुनिया के सामने सबूत रखे। लेकिन जब उकसावे नहीं रुके तो प्रतिक्रिया बदलनी पड़ी। 2016 में उरी हमले के बाद कमांडोज ने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की, और फिर 2019 में पुलवामा के बाद सीधे सीमा के अंदर एयर स्ट्राइक का रास्ता अपनाया गया। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि समय के साथ प्रतिक्रिया अधिक सशक्त हुई है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से नपी तुली है। और यहीं से शुरुआत होती है तीसरे हिस्से की, बालाकोट पैराडाइम। ये वो बिंदु है जहां संघर्ष के नियम पूरी तरह से बदल गए। स्रोत जोर देकर बताता है कि ये सिर्फ सीमा पर हुई कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। ये प्रहार मुख्य पाकिस्तान के अंदर 50 किलोमीटर दूर खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था। 12 विमानों का इस्तेमाल करके एक संप्रभु क्षेत्र के अंदर जाके किया गया ये हमला बेहद सुनियोजित और कैलकुलेटेड था। और इस हमले का असर? स्रोत का दावा है कि बालाकोट कैंप में लगभग 400 आतंकवादियों को खत्म किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग सबूत मांग रहे थे, उनके मुताबिक स्रोत इस पूरे ऑपरेशन को रंगीन वीडियो कैमरों से रिकॉर्ड भी किया गया था। ये महज एक कार्रवाई नहीं थी, ये एक बहुत ही स्पष्ट संदेश था। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, सटीक और एआई युद्ध। ये आधुनिक सैन्य सिद्धांत का सबसे अहम पहलू है। एआई संचालित युद्ध का सीधा सा अर्थ है सीमा या अपने हवाई क्षेत्र को पार किए बिना दुश्मन के इलाके में 50 से 100 किलोमीटर अंदर बैठे लक्ष्यों को बेअसर कर देना। स्रोत के विश्लेषण के अनुसार हाल की तकनीकी प्रगति ने यह मुमकिन कर दिया है कि अब सेना अपनी सीमा से बाहर निकले बिना ही दुश्मन के इलाके में एक साथ कई कैंपों को पूरी सटीकता से निशाना बना सकती है। इस नई जवाबी कार्रवाई के 3 मुख्य स्तंभ हैं, केंद्रित, नपातुला और गैर वृद्धि वाला। इसे ऐसे समझते हैं, केंद्रित का मतलब है सिर्फ उसी जगह मारना जहां लक्ष्य हो, नपातुला यानी केवल उतना ही बल प्रयोग करना जितनी जरूरत है, और गैर वृद्धि वाला का अर्थ है कि बात यहीं खत्म, युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना।
स्रोत बताता है कि यह रणनीति बिना किसी पूर्ण युद्ध को न्योता दिए एकदम सटीकता से काम करती है। पांचवां हिस्सा हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाता है, बहुध्रुवीय वास्तविकता। कैसे भू राजनीति ने इस संघर्ष को और भी जटिल बना दिया है। अगर हम 1971 और आज के हालातों की तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। 1971 की दुनिया अलग थी, तब सोवियत संघ का मजबूत समर्थन मिला करता था। लेकिन आज रूस संतुलन बनाकर चलता है और चीन के साथ उसके रणनीतिक संबंध हैं। दूसरी तरफ चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा है और अमेरिका का रुख भी आमतौर पर पाकिस्तान की तरफ ही रहता है। स्रोत स्पष्ट करता है कि इस बहुध्रुवीय जाल में इस क्षेत्र का कोई भी संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहेगा, इसमें बड़ी वैश्विक ताकतों के उलझने का। और अब आते हैं छठे और आखिरी हिस्से पर, युद्ध की असली कीमत, वो मानवीय और आर्थिक नुकसान जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। स्रोत वर्तमान रूस यूक्रेन संघर्ष का एक बहुत ही गंभीर उदाहरण पेश करता है, जहां लाखों लोग हताहत हुए हैं। जरा सोचिए, अगर इस स्थिति की तुलना दक्षिण एशिया के संभावित संघर्ष से की जाए, जहां दोनों ही देशों की आबादी बेहद घनी है, तो क्या होगा? अगर यहां पारंपरिक युद्ध छिड़ता है तो हताहतों की संख्या घातीय रूप से कहीं ज्यादा होगी। विनाश का पैमाना सच में अकल्पनीय होगा। स्रोत एक बहुत ही कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी अनुमान लगाता है। अगर कोई युद्ध 3 से 4 साल तक खिंच जाए तो कम से कम 5 लाख लोगों की जान जा सकती है। और ध्यान रहे, ये केवल एक कागजी आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे अनगिनत परिवार पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। स्रोत का यह उद्धरण मानो पूरे विश्लेषण का सार है। आमतौर पर युद्ध में दोनों पक्षों की हार होती है, कोई नहीं जीतता। असल में युद्ध कभी भी केवल सीमा पर नहीं लड़ा जाता। ये एक ऐसा दानव है जो अर्थव्यवस्था को दशकों पीछे धकेल देता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक में किए गए पीढ़ियों के निवेश को युद्ध की आग पल भर में निगल जाती है। नुकसान दोनों तरफ होता है। तो अंत में ये विश्लेषण एक बेहद अहम सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसे युग में जहां युद्ध सटीक और एआई हमलों से संचालित हो रहा है और जहां बहुध्रुवीय गठबंधन इतने ज्यादा उलझे हुए हैं, क्या राज्यकला की ये शांत और नपी-तुली रणनीति पारंपरिक युद्ध के मैदान की जगह हमेशा के लिए ले लेगी? क्या प्रगति और विकास की राह प्रतिशोध की उस भावनात्मक मांग पर हमेशा भारी पड़ेगी? इसी वैचारिक प्रश्न के साथ ये विश्लेषण समाप्त होता है। उम्मीद है कि इस जानकारी ने इस जटिल विषय को एक नए और स्पष्ट नजरिए से समझने में मदद की है।